Okay, so hello everyone. Myself Rajiv Raj Singh, Physics Faculty. So once again, मैं आप तमाम लोगों के बीच में हाजिर हूँ क्योंकि जहाँ तक हमने स्टडी किया है वो बातें ठीक थी, लेकिन अब ड्यू टू क्रिटिकल सिचुएशन आप तमाम लोग जानते हैं कि ये आपके लिए भी एक मुश्किल है घर से निकल पाना और मेरे लिए भी। तो क्यों ना हम अपने स्टडी को वीडियो लेक्चर के थ्रू कंटिन्यू करें, ठीक है। तो इस उम्मीद से मैं बना रहा हूँ कि ये वीडियो लेक्चर शायद आपको हेल्प कर सके। चलिए, तो मैं आपको जरा सा पिछला लेक्चर याद कराता हूँ कि हमने क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी, आपको अगर याद हो, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था कि दो चार्ज, मान लो ये चार्ज Q1 है और यहां से r डिस्टेंस पे, लुक हियर, यहां से r डिस्टेंस पे कोई चार्ज Q2 है। तो इस सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होता था जिसको हम U से रिप्रेजेंट करते थे, ये होता था KQ1 Q2 बाई R। और मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल को कैलकुलेट करते समय चार्ज का आपको साइन भी रखना होगा, यानी कि प्लस चार्ज है तो प्लस, माइनस चार्ज है तो माइनस। फिर उसका लॉट ऑफ क्वेश्चंस मैंने किया था। याद आ रहा है क्या? बिल्कुल। तो आज इसी सिलसिले में हम आगे इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए हम कुछ कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो अब देखते हैं कि क्या मतलब होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। तो ये पॉइंट मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर, ये बात मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि कोलंबियन फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, कंजर्वेटिव होता है नेचर में, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और क्या है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? जो मैंने बताया था, एनर्जी कांट बी क्रिएट, कांट बी डिस्ट्रॉय। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये था कि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं तो मैथमेटिकली इसका मतलब ये है इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, राइट, इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, राइट, इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी होता है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यहां देखिएगा, प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये हो गया मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला। तो आज अपन इसी टॉपिक पे कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको देता हूं, यहां ध्यान दें। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। इजाजत ये है कि मान लो यहां पे एक चार्ज Q1 है, ठीक है, और यहां से R डिस्टेंस पे एक चार्ज Q2 है, राइट। ओके, क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा, मैं लिख नहीं रहा कि टाइम थोड़ा सा हमारा सेव हो जाएगा। यहां पे चार्ज Q1 है और यहां से R डिस्टेंस पे चार्ज Q2 है। बोला है कि व्हाट विल बी, देखिएगा, और ये मान लो फिक्स है, ये क्या है? फिक्स है, दिस इज द फिक्स्ड, ठीक है। अगर फिक्स नहीं हुआ तब क्या होगा? सो व्हाट विल बी a speed of Q2 if distance between them becomes 2r, if distance between them becomes, ध्यान से देखिएगा, becomes 2r, यानी कि अगर उनके बीच का गैप 2r हो जाता है तो फिर क्या वो होगा, स्पीड क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे इस क्वेश्चंस को हम दो तरीके से करेंगे, ठीक है। एक एक करके मैं आपको दोनों तरीका बता देता हूं। अब आपको जज करना है कि कौन सा तरीका आपके लिए आसान है, राइट। चलिए, मैं मेथड फर्स्ट के थ्रू करता हूं, ठीक है। मेथड फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा, जिसमें हम मैकेनिक्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मैकेनिक्स। ओके, चीजों को समझिएगा मेरे दोस्त।
तो अब आप अगर मैं बात करूं कि यहाँ का डिस्टेंस ये Q1 तो एज इट इज है और Q2 यहाँ आ गया, तो ये डिस्टेंस अब हो गया 2r, पहले था r अब 2r हो गया। चलिए, तो अगर मैं बात करता हूं कि मान लो कि ये चार्ज पहले यहाँ पे था, Q2 पहले यहाँ पे था, ये था Q2 और ये डिस्टेंस r था। तो अब आप देखें Q2 और Q1 के बीच के जो दूरी है वो कहां से कहां जा रहा है, r से 2r हो रहा है। ये Q2 था तो ये हो रहा है r से 2r, यानी कि Q2 किसी जमाने में यहां भी तो आएगा। इस डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। तो इस समय Q2 यानी कि 2 पे जो फोर्स लगेगा फर्स्ट के कारण वो हो जाएगा KQ1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, फोर्स अगर दिया है तो आप एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर, मास। ठीक है, तो ये हो जाएगा KQ1 Q2 बाई मास इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये आ गया एक्सेलरेशन। चलिए, और एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं v dv बाई dx। यस, मैं ये फॉर्मूला ऑलरेडी क्लास में ड्राइव कर चुका हूं, इसके बावजूद अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप बेझिझक मेरे से पूछिएगा। तो ये हो गया यहाँ KQ1 Q2 बाई मास m इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब इसको आप रख दीजिए, ये हो जाएगा v dv, और ये अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको कांस्टेंट मान लेता हूँ क्योंकि कांस्टेंट है तो सही, ये हो जाएगा c इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसी को आप इंटीग्रेट कर दो तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी v है। इनिशियल पोजीशन यहाँ पे r था और फाइनल हो गया 2r। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ देखें v स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे मैं c बाहर ले लेता हूँ तो इसका 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 बाई एक्स और r से 2r हो जाएगा। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इससे। तो आप चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। तो अगर मैं लिखता हूँ v स्क्वायर बाई 2, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा c टाइम्स, और आप देखें तो ये हो जाएगा -1 बाई 2r लोअर लिमिट माइनस ऑफ -1 बाई r। तो यानी कि ये हो जाएगा मेरे दोस्त v स्क्वायर बाई 2 c टाइम्स, ये हो जाएगा 1 बाई r माइनस 1 बाई 2r। अगर इसको आप सोल्व करते हो तो हो जाएगा c इंटू 1 बाई 2r। सो v स्क्वायर 2 गेट कैंसिल, यहां देखें तो v स्क्वायर यानी v इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट c बाई r। अब c का वैल्यू आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, उसको वहां से छाप लीजिए। क्या है? KQ1 Q2 बाई m इंटू r। तो ये वैल्यू हो गया वेलोसिटी का। अब आपने इसको फर्स्ट मेथड से किया है, इसी क्वेश्चंस को मैं सेकेंड मेथड से करता हूं। आप उसको देखिए कि वो मेथड आपके लिए कितना आसान है। हालांकि इस मेथड को एक बार मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, अगर आपको याद हो, रियली आप रिवीजन कर रहे हैं तो इस मेथड को मैं ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुका हूं। अब मैं यूज कर रहा हूं सेकेंड मेथड। ठीक है, तो अब आप देखिएगा थोड़ा यहाँ पे। अभी अगर सेकेंड मेथड में मैं डायग्राम बनाता हूं एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, तो इनिशियली चार्ज Q1 एंड चार्ज Q2 डिस्टेंस r है, ये फाइनल हो गया डिस्टेंस 2r, ये हो गया Q1 और ये हो गया Q2 और ये डिस्टेंस हो गया 2r। क्लियर कहानी? चलिए, तो इनिशियली दोनों की वेलोसिटी 0 है, इसकी भी 0 है और इसकी भी 0 है। फाइनली ये तो फिक्स था ना, तो इसकी वेलोसिटी v1 अभी भी 0 होगा, लेकिन v2 कुछ ना कुछ तो हो गया, मैं मान लेता हूं v। सो देखेंगे आप, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल। तो क्या लिखूंगा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो दोनों का 0 देखें ना आप,
इसकी वेलोसिटी 0 तो हाफ एम वी स्क्वायर और इसकी वेलोसिटी 0 है हाफ एम वी स्क्वायर। बट इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ है, वो क्या है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर है। करेक्ट। अब मैं फाइनल बात करता हूं, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा आप बताओ, के क्यू वन क्यू टू बाई टू आर, दिस बिकम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस ये कितना हो जाएगा, इसका काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये क्योंकि जीरो है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी, बट इसका जीरो नहीं होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, आप खुद लिखो, हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसको इस साइड ले आ जाओ, तो क्या हो गया, के क्यू वन क्यू टू बाई आर माइनस के क्यू वन क्यू टू बाई टू आर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको अगर सोल्व करोगे तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप हमारे स्टूडेंट हैं तो जीनियस तो होंगे ही होंगे। अगर आप जीनियस नहीं हैं तो आप मान लीजिए कि आप भी जीनियस हैं, पार्ले जी खाओ और जीनियस बन जाओ। तो ये क्या हाफ कैंसिल हो गया, तो आप देखें v का फॉर्मूला यहां से आ जाएगा अंडर रूट, मैं डायरेक्टली लिखता हूं कोई दिक्कत, के क्यू वन क्यू टू बाई एम इंटू आर। अब आप देखें जो आंसर पहले आपने फाइंड किया था एग्जैक्ट वही आंसर यहां भी आ रहा है, लेकिन कुछ भी दिक्कत नहीं है, वही आंसर क्या हो रहा है, यहां भी आ रहा है, नहीं आ रहा, बिल्कुल। बट इस आंसर में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप में आंसर आ गया इस मेथड में, इसलिए मैं कहूंगा कि हमेशा इस मेथड की कोशिश करो यूज करने के। अगर ये यूज नहीं हो सकता है तब आप अदर मेथड पे जाए, ठीक है। सो ये एक छोटा सा एग्जांपल हुआ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम उठा सकते हैं। चलिए, तो बाकी एग्जांपल्स मैं आपके लिए छोड़ता हूं। अब मैं एक छोटा सा टॉपिक लेता हूं, एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहां देखेंगे आप, एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल को हम तभी अप्लाई कर पाएंगे जब वहां पे कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा हो या ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो फर्स्ट एप्लीकेशन हम इसका देखते हैं, टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ closest approach, to find distance of closest approach। चलिए, अब यहाँ पे अपन आते हैं, देखते हैं कि व्हाट द मीन, क्या मीनिंग है क्लोजेस्ट अप्रोच का। राइट, आई थिंक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे दोस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें कई सारे केसेस हैं जो एक एक करके मैं डील करता चलूंगा, बहुत सारे केसेस यहाँ पे है जो अपने को डील करना है। और रियली ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है, काफी आसान क्वेश्चंस होता है, लेकिन अगर ये मेथड नहीं मालूम है, कौन सा मेथड, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो फिर ये टफ हो जाता है। केस फर्स्ट आप देखोगे, मान लो, ध्यान से समझिएगा, क्या आप रेडी हैं, ये एक चार्ज है Q, या इसको आप कैपिटल Q मान लीजिए, क्या मान लीजिए, कैपिटल Q। यहाँ एक चार्ज मैं मान लेता हूं, ये एक चार्ज कैपिटल Q है और ये फिक्स्ड है। क्या है, ये फिक्स्ड है, यानी कि ये मूव नहीं कर सकता है, ये क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। और इस चार्ज से वेरी फार अवे, यानी कि यहां से, ठीक है, एक चार्ज को मैंने v वेलोसिटी से या u वेलोसिटी से फेंका है, मतलब अ चार्ज थ्रोन सॉरी, या लिख दो अ चार्ज थ्रो फ्रॉम वेरी फार अवे
सो वेरी फार अवे का मतलब समझते हो? वेरी फार अवे मतलब आर जो हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट विल बी, ये क्वेश्चंस नहीं है, ये टॉपिक है, बट इस टॉपिक को एज अ एग्जांपल हम डिस्कस कर सकते हैं, तो वही मैं कर रहा हूं। तो क्या बोला गया कि ये वाला चार्ज फिक्स है और इस वाले चार्ज को हमने यहां से थ्रोन किया है विद वेलोसिटी u से, लेकिन काफी डिस्टेंस से फेंका गया है। तो क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। चलिए, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की मैं बात करता हूं, तो पहले ये होता क्या है, आप वाकई में फील करना चाहते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। चलिए, तो आप फील कीजिए इस चीज को कि आपने इसको फेंका है, तो जैसे जैसे ये चार्ज फिक्स चार्ज की तरफ मूव करेगा, और दोनों पॉजिटिव या निगेटिव है, दोनों का नेचर सेम है, दोनों का नेचर कैसा है, सेम है। ये भी पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, अगर ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव है। तो आप खुद सोचो कि जब इस चार्ज को आप थ्रोन करोगे तो जैसे जैसे ये चार्ज इस डायरेक्शन में जाएगा उसकी वेलोसिटी घटेगी या बढ़ेगी, मुझे बताओ, बताना पड़ेगा यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो आप कहोगे सर दोनों में नफरत है, तो डेफिनेटली इसकी वेलोसिटी घटेगी। यानी कि जब इसकी वेलोसिटी घटेगी इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी घटना मतलब काइनेटिक एनर्जी घटना। काइनेटिक एनर्जी जब घटेगा तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो एक टाइम एक डिस्टेंस ऐसा आएगा जहां पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। अब चीजों को समझिए कि जैसे जैसे ये चार्ज पार्टिकल फिक्स चार्ज की तरफ जाएगी, राइट, तो क्या होगा, ड्यू टू रिपल्सन इसकी वेलोसिटी घटती जाएगी। मैं लिखूंगा स्टेटमेंट में भी, पहले फीलिंग लीजिए। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कहीं ना कहीं 0 हो जाएगा, यानी कि इस जगह पे टोटल काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो 0 नहीं हुआ, वो तो बढ़ गया। तो ड्यू टू फोर्स ये यहां से कम बैक होने लगेगा, ये क्या हो जाएगा, यहां से पीछे जाने लगेगा। इसका मतलब हुआ कि ये चार्ज इससे आगे नहीं जा सकता है। तो ये इन दोनों के बीच का मिनिमम गैप है, मिनिमम डिस्टेंस है, जिसको हम बोलते हैं आर नॉट, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आई थिंक क्लियर है यहाँ तक मेरे दोस्त। मैं एक एक करके यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ, आप टेंशन बिल्कुल ना लें, क्योंकि वीडियो आपके लिए ही बनाई जाती है, ठीक है। और सबके सब इस वीडियो के ध्यान से देखना, तुम्हारी उसकी कसम है, सबके सब नहीं देखोगे तो नींद नहीं आएगी, भगवान से दुआ करूंगा कि तुम्हें नींद ही नहीं आए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नोट लिखता हूँ, क्या आप देखें कि जब हमने चार्ज को थ्रोन किया, व्हेन चार्ज थ्रोन, राइट, टूवर्ड्स फिक्स्ड चार्ज, देखिएगा टूवर्ड्स फिक्स्ड चार्ज, then its velocity decreasing and at some point becomes zero. Its velocity decreases at and some points become zero. This is the point of, or you can say this is the closest point, और यही क्या होता है, क्लोजेस्ट पॉइंट होता है। इसके बाद चार्ज पार्टिकल मूव नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसी में नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, नेक्स्ट पॉइंट ये आएगा कि एट क्लोजेस्ट पॉइंट, क्लोजेस्ट पॉइंट टोटल काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। यहां देखें
जितनी भी काइनेटिक एनर्जी था वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, ड्यू टू हाई रिपल्सन, ड्यू टू हाई रिपल्सन, ड्यू टू हाई रिपल्सन पार्टिकल विल बैक, पार्टिकल विल बैक, पार्टिकल वहां से बैक हो जाएगा, यानी कि पार्टिकल उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि मैथमेटिकली उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखें, अभी हमने पढ़ा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम यू स्क्वायर, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है के क्यू क्यू। एक मिनट होल्ड कीजिए थोड़ा सा यहाँ पे। सो फाइनल, ठीक है, चलिए रिकॉर्डिंग चल रही है, मेरे को लगा कि सब बंद हो गया होगा इसलिए मैंने ऐसा किया। चलिए तो यहाँ पे आते हैं। सो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, के क्यू बाई आर नॉट हो जाएगा, क्योंकि फाइन देखिए इनिशियल पोटेंशियल जीरो है क्योंकि काफी फार अवे डिस्टेंस पे है, और ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इतना हो जाएगा। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए तो आर नॉट हो जाएगा आपका एम यू स्क्वायर, सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग है, आर नॉट हो जाएगा आपका, ये आर नॉट यहाँ से निकाल लिए क्या हो जाएगा, 2kq बाई एम यू स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आर नॉट, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो ये तरीका हुआ क्लोजेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने का। अब यहाँ से देखो तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि आर नॉट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के स्क्वायर का, आर नॉट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाय, इट मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास। क्लियर कहानी। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलिए अपन एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं जो कि ऑलरेडी जेई मेन में पूछा जा चुका है, लेकिन बहुत पहले पूछा गया था जबकि AIEEE के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या है वो मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन ये था, समझिएगा, कि अगर यहां से किसी चार्ज पार्टिकल को मैं वेलोसिटी v0 से फेंकता हूं टुवर्ड्स अ फिक्स्ड चार्ज पार्टिकल, टुवर्ड्स अ फिक्स्ड चार्ज, सो क्लोजेस्ट डिस्टेंस जो है, देखिएगा क्लोजेस्ट डिस्टेंस है आर नॉट। क्या है क्लोजेस्ट डिस्टेंस, आर नॉट है। सेकेंड केस में है कि इफ इसी चार्ज पार्टिकल को अगर मैं 2v0 से फेंकता हूं टुवर्ड्स अ फिक्स्ड सेम चार्ज q, then what will be new closest distance, then new closest distance of approach, closest distance of approach, यहाँ देख लीजिए, new closest distance of approach, distance of approach, 1 minute। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका हमने अभी पढ़ा कि भाई साहब जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/u स्क्वायर का। तो इनिशियल जो डिस्टेंस है वो है, यहाँ कर लेते हैं इस साइड, इनिशियल क्लोजेस्ट डिस्टेंस है आर नॉट, यानी कि ये 1/v0 के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है। इसको मैं ये लिख सकता हूँ c/v0 स्क्वायर। ओके, सेकेंड क्लोजेस्ट डिस्टेंस में मान लेता हूं यहां तक आया और ये डिस्टेंस है आर नॉट, सॉरी आर डैश। तो आर डैश हो जाएगा सेकेंड वेलोसिटी का होल स्क्वायर, यानी कि 2v0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा c/4v0 स्क्वायर। तो अब आप कंपेयर करें, अगर आप डिवाइड करते हैं आर डैश बाई आर नॉट को, तो ये आता है c/4v0 स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा v0 स्क्वायर बाई c, गेट कैंसिल, ये भी गेट कैंसिल।
सो यहां से r डैश हो जाएगा r0/4। तो ये आपका ऑप्शन हो गया, ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस तरीके से ये लीनियर केस है। लीनियर केस यानी कि इसमें एक चार्ज फिक्स है और दूसरा मूव कर रहा है। अब हम सेकेंड केस पे आते हैं कि सेकेंड केस को अगर डील करना हो, सेकेंड केस पहले देखते हैं कि कैसा होगा, फिर हम डील करने की बात करते हैं। करेक्ट? ओके, बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, तो मैं सेकेंड केस की बात कर लेता हूं। केस 2, if both charges are free to move, ठीक है, on a smooth surface, both charges are free to move on a smooth surface। हाँ, यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हमने किसी भी सरफेस को फ्रिक्शन नहीं माना है। फ्रिक्शन अगर मानेंगे तो वो हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए सभी सरफेस को हम स्मूथ मानते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ आप आइए, इस कंडीशन को पहले हम जनरेट करते हैं कि कंडीशन कैसा होगा, फिर अपन उस पर बात करते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलिए, तो मान लिया जाए कि इनिशियली जो है दो चार्ज हैं, एक है Q1 और एक है Q2। ठीक है, और दोनों चार्ज फ्री है मूव करने के लिए। एक मिनट इरेज कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ मैं कैप को। ठीक है, ओके फाइन, इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए, तो ये मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे एक Q1 है और यहाँ से फार अवे डिस्टेंस पे एक Q2 है। लॉन्ग डिस्टेंस, क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस। तो क्वेश्चन है कि अगर इसको मैं फेंकता हूं, मान लो इसको मैं वेलोसिटी u देता हूं और ये रेस्ट में, ये किसमें? रेस्ट में। इनिशियली ये रेस्ट में है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये फिक्स नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रेस्ट में, ये फिक्स नहीं है। अब होगा क्या, समझिएगा चीजों को। ये आप अगर कोलिजन पढ़ते हैं तो ये जस्ट कोलिजन का क्वेश्चन है। जब ये पार्टिकल मान लो यहां आएगा, ठीक है, तो मैं आपको इमेजिन कराता हूं, चीजों को इमेजिन करने की कोशिश कीजिएगा कि अगर मान लिया जाए इस सेम लाइन पे, सॉरी, ठीक है, सेम लाइन पे ये मान लो Q1 यहां आ गया और ये आपका Q2 है, तो अब तो दोनों के बीच का डिस्टेंस फार अवे रहा नहीं, ये डिस्टेंस r मान लो। तो होगा क्या, ड्यू टू रिपल्सन ये इस पे फोर्स लगाएगा एंड सेम फोर्स, क्योंकि हमें पता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सेम फोर्स इस पे लगेगा। तो अब देखिए यहां पे इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मान लो ये v हो गया, क्योंकि वेलोसिटी u से घट के v हो जाएगा। अब देखें इसकी वेलोसिटी घट के u से v हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पे ये फोर्स जो है क्या Q1 को अपोज कर रहा है, जबकि यहाँ पे ये फोर्स Q2 को सपोर्ट कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि दोनों के बीच में जो म्यूचुअल रिपल्सन है वो एक की वेलोसिटी को घटा रहा है, जबकि दूसरे की वेलोसिटी को बढ़ा रहा है। तो होगा क्या, कुछ देर बाद, सर दोनों की वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, तो होगा क्या, कुछ देर बाद दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ना, मैं लिखता हूं, सपोज दैट, मैं थोड़ा सा एग्जांपल लिखता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल। लेट, मैं मान लेता हूं कि लेट u1 जो है, u जो था वो 5 मीटर पर सेकेंड था। अब हमें पता चल गया कि फोर्स F जो होगा, फोर्स F इट विल अपोज किसको अपोज करेगा? Q1 को, Q1 एंड सपोर्ट Q2, और किसको सपोर्ट करेगा? Q2 को सपोर्ट करेगा।
and support Q2. Then what happened? Then velocity of Q1 start decreasing, and velocity of Q2 start increasing. ठीक है, अब इस चीज को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। यहां तक मुझे लगता है कि आपको पूरा क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि भाई साहब u हमारा 5 है और उस समय u1 मान लो 5 है और उस समय v2 था u2 था 0, u2 क्या था 0 था। लेकिन हमें पता है कि इसके लिए जो फोर्स है ना, इसके लिए फोर्स सपोर्ट कर रहा है जबकि इसके लिए फोर्स अपोज कर रहा है। तो होगा क्या, इसकी वेलोसिटी मान लो डिक्रीज होता गया, कभी 4 हुआ, कभी 3 हुआ, कभी मान लो 2.5 हुआ। क्या इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी? तो मान लो इसकी वेलोसिटी बढ़ के कभी 0.5 हुआ, कभी ये 1.5 हुआ और कभी ये 2.5 हुआ। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्या अभी जो है दोनों का वेलोसिटी सेम है? अभी जो है दोनों की वेलोसिटी सेम है, करेक्ट? ओके, अब कुछ देर बाद क्या होगा, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 2 और इसकी हो जाएगी 3, या मान लो कुछ और हो जाएगा, मैं नहीं कह रहा कि 3 होगा, कुछ और भी हो सकता है। लेकिन इसकी वेलोसिटी तो क्या हुआ, अब v2 जो हो गया वो v1 से ग्रेटर हो गया। अब सोचिए, चीजों को सोचिएगा ढंग से, क्योंकि ये थोड़ा सा काफी आसान एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब मान लिया जाए ये मूव कर रहा है 2.5 से और ये मूव कर रहा है 2.5 से, तो यानी कि 1 सेकेंड में जितना ये मूव करेगा उतना ही ये भी मूव करेगा, यानी कि इसके बीच की दूरी फिक्स हो गया। लेकिन कुछ देर बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 2 और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 3। तो होगा क्या, ये अगर 3 मीटर मूव करता है तो ये मात्र 1 मीटर मूव कर पाएगा। तो फिर से उन दोनों के बीच की दूरी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? क्योंकि आप देखो ना, मान लो कि पहले का डिस्टेंस दोनों के बीच में 5 था। कितना था? 5। तो अब क्या होगा, ये 3 चला और ये 2 चला, तो अब दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होगा वो 6 हो जाएगा। इट मीन्स क्लोजेस्ट डिस्टेंस कब होगा, जब दोनों के पास इक्वल वेलोसिटी हो जाएगा। तो ये कोलिजन में पढ़ना था, आपने पढ़ा होगा तो समझ में आ रहा है, नहीं पढ़ा होगा तो भी समझ में आएगा। थोड़ा सा कंसंट्रेट यहाँ पे रहे। तो मैं लिख भी देता हूँ नोट करके, when both particle will get same velocity, when both particle will get equal velocity, this is the point of closest approach। ठीक है, तो इससे ज्यादा कम कोई किसी के पास नहीं आ सकता है। आप सिंपल देखो ना कि हम या आप अपने किसी भी के करीब कब तक आते हो, जब तक आप उसकी बातों को समझ पाते हो। जिस दिन आप उसकी बात को नहीं समझ पाते हो या वो आपको इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देता है या नहीं देती है, तो वहां पे क्या होता है कि डिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, गैप बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। सेम यहाँ भी हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन पे आते हैं। ये लंबा चौड़ा हिस्ट्री आपको समझाने के लिए बताया गया था, वरना हम डायरेक्ट कैलकुलेशन पे आ सकते थे। चलिए, अब मैं मानता हूं कि ये Q1 हुआ और ये Q2 हुआ, तो दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई, R हो गया। अब इस समय इसकी वेलोसिटी हो गई v1 और इसकी वेलोसिटी हो गई v2, जबकि इसको थ्रोन किया गया था, किसको,
Q1 को थ्रोन किया गया था U वेलोसिटी से। अच्छा, यहां पे मैं इन दोनों को क्या मान लेता हूं, सिस्टम मान लेता हूं। यहां ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को मैं सिस्टम मान लेता हूं। अगर मैं इन दोनों को सिस्टम मान लेता हूं तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। इसने इस पे फोर्स लगाया F, और इसने उतना ही फोर्स इस पे लगाया, तो ये इसका इंटरनल फोर्स है। अगर ये इनका इंटरनल फोर्स है, इसलिए हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको मालूम होना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, अगर नहीं आता है तो आप बेझिझक बताएं। तो ये होता है फाइनल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल। इनिशियली यानी कि जब स्टार्ट हुआ, जब स्टार्ट हुआ तो सिर्फ और सिर्फ Q1 के पास वेलोसिटी था, Q2 के पास नहीं था। ये हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब आप लगा लीजिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सेकेंड जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ध्यान दीजिएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यहां पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ m1 u1 स्क्वायर, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गया 0, क्योंकि वो काफी फार डिस्टेंस पे है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस k q1 q2 बाई r। अब एक काम कीजिए, इन सभी चीज को आप इस साइड भेज दीजिए, तो हाफ कॉमन हो जाएगा। ये हो जाएगा m1 u1 स्क्वायर प्लस माइनस m1 v1 स्क्वायर माइनस m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू k q1 q2 बाई r। अब यहां से आप r इक्वल टू फाइंड कर सकते हो 2k q1 q2 बाई m1 इंटू u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस m2 इंटू v2 स्क्वायर। मैं यहाँ पे एक सजेशन दूंगा कि आप इस फॉर्मूला को कभी भी याद मत करना, प्रोसीजर याद करना। इवन प्रीवियस वाले केस में भी प्रोसीजर याद करोगे, क्योंकि फॉर्मूला आप इतना सारा लंबा चौड़ा कहाँ तक याद करोगे। अगर याद कर पाते हो तो फार बेटर, याद नहीं करते हो तो मेरा सिंपल सा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये दो मेथड, दो प्रोसीजर याद रखें, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्वेश्चंस को ऑन द स्पॉट सोल्व कर लोगे। चलो, तो एक मैं छोटा सा आपके लिए एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो कि देयर आर टू आइडेंटिकल चार्जेस, देयर आर टू आइडेंटिकल charges at far distance. Charges are at far distance, right? काफी दूर है, far distance, right? m1 इजकल टू, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ m2 इजकल टू m, कन्वीनियंस के लिए। if one of them thrown with velocity u, then find distance of closest approach। सो आप खुद देखें, इस क्वेश्चंस को मैं दोनों मेथड से करता हूं, एक इस फॉर्मूला के मेथड से। तो देखिए, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बेझिझक, विदाउट एनी डाउट, ये टाइम कम लगेगा। लेकिन अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो कैसे सोल्व करना है, तो सिंपल मैं मान लूंगा कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस Q और QR हो गया।
तो फ्रॉम डायरेक्टली लगा दूंगा, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम हो गया m इंटू यू और फाइनल मोमेंटम हो जाएगा m इंटू वी प्लस m इंटू वी। पता है क्यों? क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, ठीक है, तो मास दोनों का सेम होगा, वेलोसिटी तो सेम होगा, इससे होगा। अच्छा, वहां पे एक छोटा सा मिस्टेक मुझे अभी दिखा कि वहां पे v1 इक्वल टू v2 करना होगा आपको, क्योंकि दोनों का हमने बताया था कि जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगा तब ये फॉर्म, तब क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा v1 इक्वल टू v2। तो मैं डायरेक्टली एक बार थोड़ा सा इसको आप सुधार लीजिएगा, मैं डायरेक्टली यहाँ लिख देता हूँ v1 v2 को। तो ये हो जाएगा, ओके, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक ये भी है, ये प्लस नहीं होके माइनस होगा। ओके सॉरी यार, ये यहाँ पे ये जो फॉर्मूला ये थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ। बेसिकली हमारा v1 v2 सेम है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ आप देखें तो ये बन जाएगा हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस v तो सेम है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर, क्योंकि इज इक्वल टू k q1 q2 बाई आर। यहाँ से r हो जाएगा आपका 2 टाइम्स k q1 q2 बाई, इसको बढ़ा लेते हैं, m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। क्योंकि आप देखें यहाँ पे दोनों की वेलोसिटी मैंने सेम कर दिया, और इसको आप चाहें तो इक्वल कर सकते हैं, किसके इक्वल? v के इक्वल। अब यहाँ से आप v चाहें तो फाइंड कर सकते हैं, v क्या आ जाएगा आपका यहाँ से? ये हो जाएगा m1 u1 बाई m1 प्लस m2 आ जाएगा। तो आप इसको रखोगे तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि फॉर्मूला हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रोसीजर क्या है, यहाँ पे 2 ही स्टेप याद रखना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखिए यहाँ से अगर v निकालते हैं तो v हो जाएगा m u बाई 2m, यानी कि ये हो गया u बाई 2। अब मैं फॉर्मूला पे नहीं जा रहा, अब कहाँ जाऊंगा? फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता हूं तो देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था हाफ mu स्क्वायर, जबकि पोटेंशियल क्या था? 0 था। अब काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा दोनों का हाफ mu स्क्वायर प्लस हाफ mu स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी kq बाई आर। अब देखें ये हो जाएगा आपका हाफ mu स्क्वायर, यहाँ पे mu की जगह v करना पड़ेगा, दोनों का वेलोसिटी v, ठीक है। अब ये हो गया m इंटू वी स्क्वायर प्लस kq स्क्वायर बाई आर। अब आप एक काम कर सकते हैं, क्या? तो देखते जाइए क्या करना है। ओहो शिट, ये इतना दूर चला जाता है, ऐसा क्या होता है कि जिसको मैंने चाहा जिंदगी में दूर चला जाता है? बताओ कोई कारण? ठीक है, तो यहाँ देखो ये हो गया हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिखता हूँ तो हो जाएगा mu स्क्वायर बाई 4। क्यों? क्योंकि हमने v की वैल्यू रखा, तो v स्क्वायर u बाई 2, तो ये हो जाएगा kq स्क्वायर बाई आर। अब इसको मैं इस साइड भेजता हूँ तो ये हो जाएगा mu स्क्वायर बाई 2 माइनस mu स्क्वायर बाई 4। तो आप सभी जीनियस स्टूडेंट हैं, इतना मैं समझ के चल रहा हूँ। तो इसको जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो यह आ जाएगा mu स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू kq स्क्वायर बाई आर। सो r इज इक्वल टू हो जाएगा 4kq स्क्वायर बाई mu स्क्वायर। अगर डेटा दिया हुआ है तो ये जो रिजल्ट है ये न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, लाइक 1 2 3 व्हाटएवर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें एक केस और बच रहा है, थर्ड केस। तो थर्ड केस में आपको नेक्स्ट वीडियो में थर्ड केस एज वेल एज इन सब पे बेस्ट न्यूमेरिकल लेके मिलता हूँ। फिलहाल आपसे मैं इजाजत मांगता हूँ जाने के लिए। दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें सही सलामत रहें, और आप भी दुआ करें कि हम भी